सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपके सामने पेश करेंगे सादत हसन मंटू का लिखा हुआ अफसाना। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए और इस चैप्टर का उन्वान है तौबा टैक्सिंग। ये आम तौर पे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके हर पॉइंट पर आपको हम इंडिकेट करेंगे, बताते चलेंगे, जैसा कि इससे पहले से हम बताते आ रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आपसे सबसे पहले यहीं से देखिए, तौबा टैक्सिंग पूछा जाता है, किनका अफसाना है? तो सादत हसन मंटू का है। तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो अफसाने से है। तो इसके बाद ये पूछा जाता है तौबा टैक्सिंग के बारे में कि उनका असल नाम क्या था। अभी आएगा तो आप ये सब भी मालूम कर लेंगे। बस आखिर तक ये वीडियो देखिए, बहुत सारे सवालात आपके सॉल्व होंगे। यहाँ आप शुरू कर रहे हैं कि देखिए, इस अफसाने का ताल्लुक भी सियासत से है, यानी मुल्क की तकसीम से इस अफसाने का ताल्लुक है। पूछा जाता तो आप बता सकेंगे। बंटवारे के 2-3 साल बाद, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो कह रहे हैं कि उसके 2-3 साल बाद, बंटवारा तकसीम को कहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया। यानी ये दोनों हुकूमत को क्या ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के कैदी वहाँ थे, वहाँ के कैदी यहाँ, तो इस तरह से जो तबादला हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको कहते हैं तबादला। तो इनका भी तबादला होना चाहिए। जो पागल यहाँ के पागल वहाँ हैं, वहाँ के यहाँ हैं। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुँचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। यानी ये इस तरह का तबादला कर लिया जाए। कोई अगर मुसलमान पागल हिंदुस्तान पागल खाने में है तो उनको वहाँ भेज दिया जाए, जो वहाँ के कैद पागल खाने में है उसको यहाँ भेज दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, यानी कह रहा ये बात ठीक थी या ठीक नहीं थी, पता नहीं। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले, यानी दानिशमंद किसको कहते हैं? समझदार को, आलिम लोगों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंसें हुई, बहुत से कॉन्फ्रेंस हुए, और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। एक दिन मुकर्रर कर लिया कि पागलों का तबादला हो जाएगा। अच्छी तरह छानबीन की गई, उसकी कह लिए छानबीन कहते हैं तलाशो जुस्तजू को, जांच पड़ताल को की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन कहते हैं रिश्तेदार को, भाई बंद को, मिलने जुलने वाले हिंदुस्तान ही में थे, वहीं रहने दिए गए थे। यानी अगर उनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे तो उन पागल को भी यहीं रहने दिए गए। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुके थे, तो इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। ये बात तो हो गई। कह रहे हैं उधर का मालूम नहीं, यानी उधर का मतलब हिंदुस्तान का मालूम नहीं। इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमी गोइयाँ होने लगी। चेमी गोइयाँ कहते हैं कयास आराइयाँ, राय जनी होने लगी। दिलचस्प राय जनी होने लगी। वो दिलचस्प राय जनी क्या क्या हुई है वो सुनिएगा। सुनिए, एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था। जमींदार एक रिसाले का नाम है, अखबार का, तो वो उसको 12 साल से लगातार पढ़ा था क्या? मुसलमान पागल। इससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया। उसने जवाब क्या दिया? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तुरे बनते हैं, वो पाकिस्तान है। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया, फिर उसने कुछ नहीं बोला। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा। देखिए भाई, चेमी गोइयाँ बता रहे हैं कि ये चेमी गोइयाँ हुई। तो दूसरा सिख पागल ने क्या पूछा कि सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। हिंदुस्तान जो भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आ रही। तो दूसरा मुस्कुराया, यानी दूसरा सिख मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तोड़ों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकर फिरते हैं। ये बात उन्होंने कही। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। नहाते नहाते उन्होंने ये नारा लगाया, मुसलमान पागल ने, और वो फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो पागल खाने में ऐसे पागल थे जो पागल हकीकत में नहीं थे।
उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी, गोया कि वो जो पागल नहीं थे तो वो गोया क्या थे, कातिल थे। ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर, यानी घूस दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वो जिंदा तो रहे, कम से कम फांसी के फंदे से बच जाएं, किसी जरिए से वो बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, वो ये बात समझ रहे थे, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे क्योंकि वो तो पागलखाने में थे, उनको पता नहीं चल रहा था, अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था। और पहरेदार सिपाही, यानी उनको अखबारों से पता नहीं चल रहा था, और जो पहरेदार सिपाही थे, जो लोग रक्षा कर रहे थे, जो वहाँ पर गेट बांध थे, वो लोग थे तो कह रहे हैं कि पहरेदार सिपाही और अनपढ़ और जाहिल थे जो लोग वहाँ पर थे, तो उनको पता ही नहीं था। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे, कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिनाह है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उनको क्या मालूम था, सिर्फ इतनी बात मालूम थी कि एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद अली जिनाह है, उसको कायदे आज़म कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है मोहम्मद अली जिनाह को क्या कहा जाता है, तो कायदे आज़म। कायदे आज़म किनको कहा जाता था, मोहम्मद अली जिनाह को। इस तरह के सवालात याद रखिए। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है, ये किनको मालूम है, थोड़ा मोड़ा जो मालूम हो रहा है कि उन कातिलों को जो पागल खाने में दे दिलाकर रख दिए गए थे, पागल नहीं थे हकीकतन। अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है, ये बात वो समझ रहे थे। यह कहाँ है, इसका महल्ले वकू क्या है, यानी इसका रकबा क्या है, ये कहाँ पर जो है वाक़ है, इसकी चौहद्दी क्या है, ये सारी चीज़ें उनको भी नहीं मालूम थी। उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, यानी पूरी तरह से वो पागल नहीं हुए थे, इस मखमसे में, यानी मखमसा कहते हैं शशोपंज में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में, वो इस मखमसे में थे। बहरहाल इस मखमसे में वो कब तक थे, क्या थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हिंदुस्तान में है तो वो पाकिस्तान कहाँ है, अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे, यहीं पर थे लेकिन वो हिंदुस्तान में थे, अब पाकिस्तान कैसे हो सकता है। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान का ये सवाल था। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया, झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टेनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। उसको डराया धमकाया गया तो उन्होंने ये बात कही कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, हम इस दरख्त पर रहना चाहते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा, तो यानी पागल जो होते हैं उसको दौरा आता है, वो जब ठंडा पड़ा तो नीचे उतर गया और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल कर रोने लगा। जो हिंदू सिख दोस्त थे उनसे गले मिलकर वो रोने लगे। इस ख्याल से उसका दिल भर आया, दिल भर आना मुहावरा है, इस तरह से दिल भर आया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान थे और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक ख़ास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। वो सिर्फ टहलते रहते थे। ये तब्दीली नमूदार हुई। उसमें क्या तब्दीली हुई? ये हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया, यानी वो नंगे होकर के चलना शुरू कर दिया। चैन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था, ये सब उनका तारुफ भी करवा दे रहे हैं, यानी वो लोग जो वहाँ चेमी गोइयाँ कर रहे थे उसके अंदर जो एक खलबली थी उसको यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अलग अलग पागलों के हवाले से, यानी तकरीबन यहाँ पर 10 से 11 पागलों का जिक्र करेंगे। तो एक पागल ये बताया मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था। यकलख्त यानी अचानक ये आदत तर्क कर दी, नहाने की आदत छोड़ दी। उनका नाम भी क्या था? मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में जहाँ पर उनको रखा गया था उसमें ऐलान कर दिया, जंगले असल में कहते हैं मकान को, फूस के घर को, ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह है। उन्होंने अपने बारे में ये कह दिया। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। एक पागल ने जैसे देखा कि वो ये बन गया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह, तो वो मास्टर तारा सिंह बन गया।
करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया। उनको खतरनाक पागल करार दिया और अलग अलग में बंद किया, पागल खाने में रखा गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था, लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। मोहब्बत में नाकाम हुआ था और पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में चला गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। और वो असल में लड़की कहाँ की थी? हिंदुस्तान की। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मतलब उस लड़की ने इसको ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। उस लड़की से इतनी मोहब्बत कर रहा था, उसको नहीं भूला था। चुनाचे वो उनके तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था, जिन्होंने मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, यानी वो इसको ज़्यादा सीरियस न ले, वो ठीक ठाक हो जाएगा, ज़्यादा सोचे नहीं, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है, मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। कहा कि हम भेज तो दिया जाएगा, दिल बुरा न करो, और जो तुमको वहीं भेजा जाएगा जहां तुम्हारी महबूबा है। लेकिन वो लाहौर भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यानी वो वकील था ना, तो वो कहा कि अमृतसर अगर चले जाएंगे वहाँ हो सकता है प्रैक्टिस नहीं चले, इस वजह से वो उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। अब उसके बाद सुनिए कि यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे, यूरोपियन वार्ड में थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं, तो उनको बहुत सदमा पहुंचा। यानी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर जो हुकूमत की वो छोड़कर चले गए हैं, उनको दुख हुआ। वो छुप छुप कर घंटों तक आपस में इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे, वही दोनों एंग्लो इंडियन पागल। पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी? वो लोग आपस में ये सब बात कर रहे थे, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार कर नहीं करना पड़ेगी। ये सारी बातें उनके जहन में आती थी, ये सारी बातें वो लोग छुप छुपा कर करते थे। उसके अलावा सुनिए एक और सिख की बात। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे, 15 साल से वो पागल खाने में था। हर वक्त उसकी ज़ुबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। वो कौन से अजीब व गरीब अल्फाज थे? वो यहाँ पर हैं। ओ पड़ दी गड़गड़ दी, एंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन। दिन को सोता था न रात को, सोता ही नहीं था। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगाता, बस इतना ही करता था, वो लेटता भी नहीं था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पाँव सूज गए थे, सूजना यानी फूल गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, यानी जो पाँव के ऊपर का हिस्सा है उसको पिंडली बोलते हैं, वो भी फूल गई थी। मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था, बस वो सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पड़ दी गड़ दी, एंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी, दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टैक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली, यानी इसकी जगह पर टोबा टैक्सिंग गवर्नमेंट वो बोलने लगा, ने ले ली। और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है। खुद उसने अब पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टैक्सिंग कहाँ पर है, जहाँ का वो रहने वाला था। यानी ये अब देख लीजिए, ध्यान में रखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि पागलों से उन्होंने क्या पूछना शुरू किया कि टोबा टैक्सिंग कहाँ है, जहाँ का वो क्या था, रहने वाला था। ये पूछा जाता है कि टोबा टैक्सिंग कहाँ का रहने वाला था, या टोबा टैक्सिंग जगह का नाम है या फिर आदमी का नाम है। तो जहाँ का वो रहने वाला था, यानी इसका मतलब है कि टोबा टैक्सिंग एक जगह का नाम है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। वहाँ के लोगों को क्या मालूम, जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझावे में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। ये लोगों के वहाँ पर तवहुमात और ख्यालात थे, इस तरह की बातें सामने आती थीं।
उस सिख पागल के केस छदरे से होकर बहुत मुख्तसर हो गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी उस सिख पागल की, यानी जो तौबा टेक सिंह की बात कर रहा था। मगर आदमी बेजरर था, यानी कोई उसको मतलब नहीं था। जरर कहते हैं नुकसान को, और बेजरर यानी बेनुकसान, यानी नुकसान वाला नहीं था, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। बहुत अच्छा आदमी था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। पागल था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतालिक इतना जानते थे कि तौबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। वो जानते थे कि, यानी इसका मतलब है कि जगह था, तभी तो कह रहा कि उसकी तौबा टेक सिंह में ज़मीनें थीं। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था वो, कि अचानक दिमाग उलट गया, यानी अचानक से वो पागल हो गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा आ गए। उनको यहाँ पर उनके रिश्तेदारों ने जंजीरों में बांध करके दाखिल कर दिया। महीने में एक बार मुलाकात के लिए लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना भी बंद हो गया या फिर कम हो गया। ये सारी चीज़ें हुई। उसका नाम, यानी उस सिख पागल का नाम क्या था जो तौबा टेक सिंह बोलता था, तो उसका नाम बुशन सिंह था। यानी अब पूछा जाए कि तौबा टेक सिंह का क्या नाम था, तो बुशन सिंह था। लेकिन तौबा टेक सिंह क्या था? जगह का नाम है, मगर सब उसे तौबा सिंह कहते थे। उसे क्या कहते थे? तौबा सिंह कहते थे। जगह का नाम क्या है? तौबा टेक सिंह। तो अब ये देख लीजिए, आप याद रखिएगा, पूछेगा तौबा सिंह का असल नाम क्या था? बुशन सिंह। बुशन सिंह को क्या कहते थे? तौबा सिंह। उसको ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ व अकारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। इस दिन अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता, या कभी कभार ओ पढ़ दी, गड़बड़ दी, एंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी, दाल ऑफ दी, लालटेन कह देता। अगर मिलने के लिए आते तो इतना ही, वरना फिर वो खामोश रहता। उसकी एक लड़की थी, यानी तौबा सिंह की, बुशन सिंह की एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बुशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि तौबा टेक सिंह कहाँ है। दूसरे पागलों से उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि तौबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरे दिन ब दिन बढ़ती गई। ठीक ठाक जब जवाब नहीं मिला तो उनकी जुस्तजू बढ़ती गई, उनकी जो है उसके बारे में ख्यालात बढ़ते गए। अब मुलाकात भी नहीं आती थी, यानी अब उनकी मुलाकात भी कम आने लगी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, यानी आरजू थी कि वो लोग आएँ, यानी उनके मिलने वाले लोग आएँ जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। और अगर उनसे पूछता कि तौबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो तौबा टेक सिंह ही से आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। इससे जब एक रोज़ बुशन सिंह ने, यानी जो तौबा सिंह है, पूछा कि तौबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहकहा लगाया और कहा, यानी एक दूसरे पागल से जब उसने पूछा था बुशन सिंह ने, तो उन्होंने कहकहा लगाया, हंसा और कहा वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। बुशन सिंह ने उस खुदा से कई मरतबा बड़ी मन्नतों समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओ पढ़ दी, गड़बड़ दी, एंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी, दाल ऑफ वाहे गुरु जी, द खालिसा एंडरवा है गुरु जी की फतह।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस साल इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले तौबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब भूषण सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलेदीन है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि भूषण सिंह के मुसलमान दोस्त का क्या नाम था? फजलेदीन नाम था। भूषण सिंह से फजलेदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलेदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। फजलेदीन आगे बढ़ा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए, ये खबर दी। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, अब देखिए भूषण सिंह की बेटी का नाम है रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। भूषण सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर, फजलेदीन ने रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। भूषण सिंह खामोश रहा। फजलेदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई ब्लेर सिंह और भाई विधवा सिंह से मेरा सलाम कहना, यानी ये उनके भाइयों के नाम हैं। और बहन अमृत कौर को, जो तुम्हारी बहन है उसको अमृत कौर, उसको भी सलाम कहना। भाई ब्लेयर से कहना फजलेदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, यानी एक बच्चा दिया है। दूसरी के कट्टी हुई थी पर वो 6 दिन के होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरौंडे लाया हूँ। भूषण सिंह ने मरौंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलेदीन से पूछा, तौबा टेक सिंह कहाँ है? फजलेदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? ये वही है जहाँ था। भूषण सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में। नहीं पाकिस्तान में। फजलेदीन बौखला सा गया। भूषण सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी गड़गड़ दी एंकस दी बेधियाना मंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी ड्राफ्टे मो। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। पागल जो चेमी गोइयाँ कर रहे थे वो सारी बातें यहाँ तक सुना दी। अब देखिए करेंगे, तैयारी जो मुकम्मल हो चुकी थी, इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें बन गई थीं और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियाँ थीं जब लाहौर के पागलखाने में हिंदू सिख पागलों से भरी लारियाँ पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाहेगा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले, यानी ये देख लीजिए कहाँ पर, वाहेगा के बॉर्डर पर। और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर राजीमंद होते थे, यहाँ पर कह रहे हैं जो निकलने पर राजीमंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। तन कहते हैं बदन को, यानी उससे अलग कर देते थे, उसको हटा देते थे। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है। में जो लोग पागल हैं, अलग अलग चीजें चल रही हैं। जिस तरह से कोई गाना गा रहा है, कोई बजा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। यानी इन लोगों की आवाजें इतनी तेज थी कि कोई कुछ बोले तो वो सुन नहीं सकते थे। पागल औरतों का शोर गौगा अलग था, यानी शोर गौगा उसी को कहते हैं, चीख पुकार को, आवाज को, हंगामे को। और सर्दी इतनी कड़ाके की थी, यानी बहुत सख्त, कड़ाके कहते हैं सख्त को, यानी ठंडी बहुत ज्यादा थी। सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। अभी आपने ऊपर पढ़ा और समझा है कि उन लोगों को तबादला किया जा रहा था, तो उनकी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनको पाकिस्तान में भेजा जा रहा है या हिंदुस्तान में रखा जा रहा है वगैरह। इस तरह से उनकी एक फीलिंग थी। वो चंद जो कुछ सोच सकते थे
पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी जिनकी समझ में ये बात आ रही थी वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। तैश गुस्से को कहते हैं। जब भूषण सिंह की बारी आई और वाहेगा के उस पार मुताल्लिका अफसर का नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने क्या पूछा कि तौबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुताल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यानी यहां से ये बात साफ हो जा रही है कि ये जगह का नाम है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में। ये सुनकर भूषण सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मानदा यानी जो बचे हुए साथी थे साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। जब उन्हें यह पता चला कि तौबा टेक सिंह पाकिस्तान में है तो उन्होंने हिंदुस्तान आने से इनकार कर दिया। तौबा टेक सिंह यहाँ है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाया क्या? ओ पढ़ दी, गड़गड़ दी, एंकस दी, बेध्याना दी, मंग दी, दाल ऑफ तौबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब तौबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज पर अपनी सूजी हुई टांगों में खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था इसलिए उसे मजीद जबरदस्ती न की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। उसको छोड़ा नहीं गया बल्कि तबादले का जो काम बचा हुआ था वो किया गया। इस तरह से पैराग्राफ में है कि सूरज निकलने से पहले साकितो सामित दोनों मुतरादिफ लफ्ज है। खामोश के माने में है। भूषण सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली, यानी सूरज ने से निकलने से पहले उनके मुंह से आवाज निकली और ऐसी आवाज निकली जो आसमान को चीर देने वाली हो। इधर उधर कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरसों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था औंधे मुंह लेटा है, यानी वो गिर गया और इंतकाल हो गया उनका। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था तौबा टेक सिंह पड़ा था। यानी तौबा टेक सिंह वो शख्स जिसका जगह की मुनासिबत से एक नाम पड़ गया था, यानी भूषण सिंह का नाम, तो उनकी वफात नो मैंस लैंड में हुई। तो इसको थोड़ा सा आप खुलासे के तौर पर समझ लीजिए। इस तरह से तौबा टेक सिंह अफसाने की आपके सामने कई जहतें आई हैं। बुनियादी बात 2 है, उसकी तरफ तवज्जो कीजिए कि पागल खाने में पहली किस्म उन पागलों की जो अपने नफा नुकसान का सीधा सीधा हिसाब लगा रहे हैं, जैसे हिंदू वकील साहब अपनी माशूका से बिछड़ने के गम में पागल हुए हैं, लेकिन अपनी माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने के ख्वाहिशमंद हैं। इसका सबब यह है कि अमृतसर में उनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, यहाँ मोहब्बत पर दौलत भारी पड़ती है। इसकी दूसरी मिसाल हम 2 एंग्लो इंडियन पागलों में देख सकते हैं। उनकी फिक्र अपने ब्रेकफास्ट को लेकर है, उन्हें ब्लेडी इंडियन चपाती नहीं चाहिए। पागलों की दूसरी जमात में वो लोग हैं जिन्हें अपनी मट्टी अजीज है। तौबा टेक सिंह का शुमार ऐसे ही लोगों में है। तौबा टेक सिंह के अहलो अयाल हिंदुस्तान रुखसत हो चुके हैं। सरहद पर पागलों के बाहमी तबादले का मौका है, लेकिन एक पागल तौबा टेक सिंह का ज़हन व दिल सियासी तकसीम को कबूल नहीं कर पाता और दोनों मुल्कों के दरमियानी हिस्से नो मैंस लैंड में वो दम तोड़ देता है। इस मफाद की जंग में वहशियों ने न जाने कौन कौन से मजालिम ढाए, लेकिन 2 मुख्तलिफ कौम से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों की मोहब्बत में कमी नहीं आई। फजल-ए-दीन और तौबा टेक सिंह की मुलाकात को इसी नज़रिए से देखना चाहिए। बर्रे सगीर हिंदो पाक की पूरी तस्वीर इस अफसाने में देखी जा सकती है। मंटू एक ऐसे अफसाना लिखते हैं, पागलों की अक्सरियत उस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता था उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।